हेलो, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आवाज सर। गुड वीडियो गुड वगैरह सब इवनिंग गुड ठीक है? इवनिंग। कुछ ससराहट आ रही है ना? चलो अभी चेक करते हैं जरा। जल्दी आ जाइए जो लोग भी आने वाले हैं। क्लास जो हमारा कल का लेक्चर था उसको आगे करेंगे और आज खत्म करेंगे इस टॉपिक को। चलिए, जब तक हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले कॉमन रिवीजन टाइप का हम करते हैं। और उस रिवीजन में हम लोग बात करेंगे, जो कल हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने कैपिटल मार्केट का एक पूरा स्ट्रक्चर समझा था कि कैपिटल मार्केट कहाँ से शुरू होता है और कौन कौन सी वो कंडीशंस होती हैं कि जिसमें लोग कैपिटल मार्केट जाते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, रजिस्ट्रार के बारे में सीखा था और डिपॉजिटरीज के बारे में सीखा था, आईपीओ के बारे में सीखा था, आईपीओ के कोटा के बारे में सीखा था। और कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं उनके बारे में पता किया था। जैसे कि प्रेफरेंशियल शेयर, इक्विटी शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर, कन्वर्टेबल बॉन्ड और कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड और डिबेंचर, बॉन्ड डिबेंचर में डिफरेंस। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में कवर करी थी। आज हम उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और थ्योरी में जो भी लिखा हुआ उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अटेंटिव हो जाइएगा। जितनी चीजें हमने बोली हैं, जितनी चीजें बोली हैं उनको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं चैप्टर खोल रहा हूं। एक सेकंड वेट करिएगा। हेलो, यस सर। ये स्क्रीन पे वो मैं चैप्टर दिखा रहा हूँ जो हमें आज कवर करना है कंप्लीटली। और इसका जो है आपके मोबाइल ऐप में हमने इसके नोट्स जो है, जो हमने पढ़ाया था वो पूरा नोट्स मोबाइल ऐप में डाल दिए हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो क्लास के बाद पूछ लेंगे कि वो कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर वो नोट्स भी आ गए हैं जो हम लोगों ने कल कवर किए थे। थ्योरेटिकल पार्ट हमने काफी बेसिक चीजें पढ़ी थी। जैसे अभी हमने एक डीम्यूचुअलाइजेशन वाली बात पढ़ी थी। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी शेयर मार्केट हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस जिसको बोलते हैं, वो लोग म्यूचुअल वर्क करते थे पहले। अब वो प्राइवेट एंटिटी की तरह काम करते हैं, कंपनी की तरह काम करते हैं। इसको डीम्यूचुअलाइजेशन करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट की बात हो गई थी। प्राइमरी मार्केट वो होता है जब आईपीओ आता है तो उस समय जो भी आप शेयर करते हैं वो प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत शेयर करते हैं, परचेज करते हैं। और अगर वो लिस्ट हो जाए एक बार, और लिस्ट होने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट की तरह होता है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस की, मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस में थे, कुछ सब्सिडरी थी। जैसे कि हमने बात की थी इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज की, ये जो है बीएससी की सब्सिडरी थी, ये वाली। और एनएससी आईएफएससी लिमिटेड, ये एनएससी की सब्सिडरी थी। ओवर द काउंटर एक्सचेंज डीम्यूचुअलाइजेशन की बात हो गई थी हमारी। स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं जो सेबी में, उनको स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं। इक्विटी, इक्विटी शेयर, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, प्रेफर्ड स्टॉक, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर, सिक्योरिटी रिसीट की बात हो गई थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब हमने कल कवर कर लिया था। आज आते हैं वहां पर जहां से हमें आज शुरू करना है, ये वाला।
Regulatory requirement specified by SEBI for corporate debt security. आवाज नहीं आ रहा सर। ओके, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी फॉर कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से मतलब ये है कि सेबी इसका रेगुलेटर है और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी, देखो कॉर्पोरेट में दो तरह की सिक्योरिटी है, इक्विटी सिक्योरिटी होती है, डेट सिक्योरिटी। इक्विटी में पार्टनरशिप प्रायोर मिलती है, लेकिन डेट सिक्योरिटी में एक सर्टेन परसेंटेज पे डिविडेंड आपको देता है, पार्टनरशिप नहीं होती, प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो डेट सिक्योरिटी उसकी बात कर रहा है। ऑल सिक्योरिटी इशूड बाय ए पब्लिक इशू। अब यहां पर बात आ रहा पब्लिक इशू। पब्लिक इशू पब्लिक को ओपनली ऑफर किया जाता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। मस्ट बी लिस्टेड इन वन और मोर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने स्टॉक एक्सचेंज में मस्ट है, एक में, दो में, तीन में, ठीक है। तो आप बोलेंगे एक में हो या दो जगह भी लिस्टेड हो सकता है। द इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटी हैविंग ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 365 बाय कंपनीज इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनी। अब देखिएगा यहाँ पे जो डेट सिक्योरिटी है उसको मोर देन 365 की बात कर रहा है। मोर देन 365 मतलब एक साल से ऊपर की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनके लिए क्या बोला हुआ उसने, विच हैव एनी ऑफ देयर सिक्योरिटी आइदर एज इक्विटी और डेट। कोई भी ऐसा जो इक्विटी हो या डेट हो जो कि मोर देन 365 डेज से ऊपर हो। कुछ लोगों की वार्तालाप बंद करूं पहले मैं। आप लोग अपने माइक बंद कर लीजिए, नहीं मैं आपकी क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद आप लॉग इन कर पाएंगे, ठीक है। डिस्टर्ब होता है सबको। ऑफर्ड थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ पे सारी बात करी इसने डेट सिक्योरिटी की या इक्विटी किसी की भी, और यहां बात कर रहा है कि जो भी 365 से ज्यादा की ऑन ए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस मस्ट कंप्लाई विद द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। अब यहां पे एक बात सुनिए, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, एक होता है पब्लिक में ऑफर करना, एक होता है प्राइवेट लोगों को प्लेसमेंट कराना, मतलब प्राइवेट लोग ही उसमें मेंबर बनेंगे, वो ओपन पब्लिक के लिए नहीं है। तो कभी कभी भी जब शेयर इशू होता है तो प्राइवेट लोगों को भी इशू हो सकता है या पब्लिक को भी इशू हो सकता है। प्राइवेट लोगों में क्या होता है, वो डेफिनेट लोग होते हैं उनको शेयर इशू हो जाता है, पब्लिक में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, ठीक है। टाइम फॉर गेटिंग देम टू लिस्टेड और स्टॉक एक्सचेंज। फर्दर, अनलिस्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड अदर एंटिटी। अब अनलिस्टेड कंपनी हो सकती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से मतलब है जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं, ठीक है, ओएनजीसी हो गया, आईओसी वगैरह हो गया, ठीक है, एंड अदर एंटिटी इफ दे सो डिजायर may get their privately placed debt security listed on stock exchange by complying with the relevant condition। अगर वो पूरी कंडीशन पूरा करते हैं तो ये सब लोग, अनलिस्टेड कंपनी हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो या अदर एंटिटी हो, ये लोग भी प्राइवेटली प्लेस्ड डेट सिक्योरिटी कर सकते हैं, मतलब पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे। द डेट सिक्योरिटी सेल कैरी ए क्रेडिट रेटिंग। कोई भी डेट सिक्योरिटी जब होगी तो उसकी जो है, हमने ये सुना था कि जो हमारी रेटिंग एजेंसीज हैं, वो रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो रेटिंग एजेंसीज से अपने आप को क्रेडिट रेटिंग करा के वो कर सकती है ऐसा। ए क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड विथ, और वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सेबी में। दैट सिक्योरिटी सेल बी इशूड एंड ट्रेडेड इन द डीमेट फॉर्म। और आजकल जो भी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में होती है सारी डीमेट फॉर्म में होती है, ठीक। अब यहां बात करता है कैपिटल मार्केट में कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, देखिए जब भी आप सिक्योरिटी की सेल परचेज करेंगे तो गवर्नमेंट ने उसमें एक सर्टेन परसेंट का टैक्स लगा रखा है, और इस टैक्स से गवर्नमेंट एक तो इनकम करती है, दूसरा जो लोग फ्रीक्वेंटली बाई सेल करते हैं, केवल प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेड करते हैं, उनको
टैक्स का बर्डन पड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसटीटी। तो ये काफी पहले आया था, जब ये फाइनेंस एक्ट 2004 आया था, उस समय आया था। उसने कहा एसटीटी वाज रिड्यूस्ड टू 0.1% ऑन कैश डिलीवरी ट्रांजेक्शन इन एनुअल बजट। अब तो इसमें एक सिंपल बात यह है कि जब भी कोई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन से मतलब क्या है कि आपका शेयर या डिबेंचर का सेल होना स्टॉक एक्सचेंज में या बाई होना, तो वो उसको ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। रोलिंग सेटलमेंट, रोलिंग सेटलमेंट से मतलब क्या है, देखो जब भी आपने आज डिसाइड किया कि मैं शेयर बेचना चाहता हूं, आपने अपना बुक कर लिया, लेकिन वो कब आपके अकाउंट में पैसा आएगा उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसने बोला हुआ है कि रोलिंग सेटलमेंट आर सेटल्ड ऑन T+2 बेसिस, यानी जब भी आप शेयर बेचते हैं तो उसका सेटलमेंट 2 दिनों में हो पाता है, क्योंकि आपने सिक्योरिटी दी, किसी ने पैसा दिया, पैसा सिक्योरिटी वाले को, सिक्योरिटी पैसे वाले को, इस तरह चलता है। वेयर आई स्टैंड फॉर द टी स्टैंड फॉर द ट्रेडिंग डे, जिस दिन ट्रेडिंग डे होगा उसके 2 days बाद ट्रेड्स एक्सिक्यूटेड ऑन मंडे हेंस आर टिपिकली सेटल्ड ऑन वेडनेसडे। तो ये एग्जांपल दे दिया इसमें, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि डेट सिक्योरिटी जो सेटलमेंट होती है वो किस आधार पर होती है, T+1, 2, 0, क्या होता है उसका? T+1। 0। हाँ। डेट सिक्योरिटी का पेमेंट सेम डे मिल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो इक्विटी की सिक्योरिटी होती है उसमें T+2। अवनीश कत्यायन, हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपना माइक बंद करिए। चलो ठीक है, अब पॉइंट आता है पे इन डे और पे आउट डे। पे इन डे इसको बहुत ढंग से समझ लीजिएगा। देखो ऐसा होता है, किसी के पास शेयर है, ठीक है। शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज, और यहां क्या है, बायर है। तो बायर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज से बाई करता है, और शेयर क्या है, शेयर होल्डर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को शेयर देता है, ठीक है। यहां ये शेयर दे रहा है तो इसको इन बोलेंगे, ठीक। और जब बायर स्टॉक एक्सचेंज को दे रहा है तो इसको भी इन बोलेंगे। तो ये तो हो गया इन का एग्जांपल। आउट में क्या होगा कि ये जब शेयर इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इधर को निकलता है तो इसे बोलते हैं आउट। ऐसे ही जो मनी है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इधर को निकलती है तो इसे बोलते हैं आउट। तो एक होता है पे इन डे, एक होता है पे आउट डे। तो क्या है, देखो थ्योरी पढ़ते हैं। पे इन डे इज द डे व्हेन द ब्रोकर मेक पेमेंट, और तो ब्रोकर ने क्या करा, पेमेंट किया, यहाँ पे इन है। और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज टू द एक्सचेंज, या सिक्योरिटी आए। तो दोनों चीज जिस दिन इन होती हैं, जिस दिन शेयर इन हुआ स्टॉक एक्सचेंज में वो, या जिस दिन पैसा इन हुआ वो, तो उसको बोलते हैं पे इन डे। तो शेयर या सिक्योरिटी, शेयर की जगह सिक्योरिटी लिख देते हैं। सिक्योरिटी जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज में आ जाती है उसको पे इन डे बोलते हैं। और जिसने खरीदा है, ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं, ब्रोकर पैसा दे दे, यानी स्टॉक एक्सचेंज में या तो सिक्योरिटी आती है या पेमेंट आता है, उसको पे इन डे। और पे आउट डे इज द डे व्हेन द एक्सचेंज मेक्स पेमेंट। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि एक्सचेंज देखो इसको पेमेंट कर रहा है, सिक्योरिटी होल्डर को, उसको। या सेकंड चीज क्या है, और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी टू द ब्रोकर, यहाँ पे सिक्योरिटी डिलीवरी हो रही है तो इसको पे इन डे और पे आउट डे बोलते हैं, ठीक है। द एक्सचेंजेस हैव टू इंश्योर दैट द पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज to the client is done by the broker within 24 hour of the payout। अब देखो सुनो, ये कहते हैं कि पे आउट, कोई आप आंसर करेंगे, पे आउट हो किसको रहा है? पे आउट जो मनी होती है वो पे आउट किसको होती है? बायर को, सेलर को बायर सर। को ना, सेलर को, सेलर को
सेलर को Sell- सेलर को हाँ, सेलर को। तो उसने बोला कि ब्रोकर जो है पे आउट के 24 आवर के अंदर क्लाइंट को दे देगा, चाहे वो फंड हो या सिक्योरिटी हो। देखो, फंड और सिक्योरिटी इन भी होती है और फंड और सिक्योरिटी आउट भी होती है, ठीक है। अगर सिक्योरिटी आउट हो रही है ब्रोकर को, किसके लिए होती है वो? बायर के पास Buyer। पहुंचाने के लिए, जी। बायर के ठीक लिए। है। हाँ, बायर के लिए। तो ब्रोकर उस सिक्योरिटी को किस दिन में? 24 आवर में उसको दे देगा, क्योंकि उसने क्या दिया है आपको? पैसे। पैसे दे दिए। तो फंड स्टॉक एक्सचेंज को जब पैसा आता है तो स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी को ब्रोकर को देता है, और ब्रोकर उस सिक्योरिटी को किसको हैंड ओवर करता है? बायर को। बायर को। तो ये जो बायर T+2 को। का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है। ऊपर हमने पढ़ा था रोलिंग सेटलमेंट, जी। क्योंकि एक दिन स्टॉक ब्रोकर से, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक ब्रोकर तक जाता है, और एक दिन के अंदर वो ब्रोकर से बायर के पास। बायर के पास जाता है, ठीक है। ऐसे ही इधर की साइड देख लीजिए आप। अगर किसी ने सिक्योरिटी बेची है तो सिक्योरिटी एक दिन में तो उसने दे दी उसको स्टॉक एक्सचेंज में, ब्रोकर लेकिन जो को। पैसा है, पैसा जी। पहले बायर से स्टॉक एक्सचेंज में आता है, एक दिन लग गया। स्टॉक एक्सचेंज से किस में आया? ब्रोकर को आया। तो ब्रोकर को 24 की आवर के अंदर क्या करना है? सेलर को दे देना है पैसा, ठीक है। द एक्सचेंज विल हैव टू इशू ए प्रेस रिलीज इमीडिएटली आफ्टर द पे आउट। और जब भी स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को पेमेंट देता है तो वो अपना नोटिफिकेशन डाल देता है कि हमने इतना पैसा उसको दे दिया है, जिससे वो छुपा ना पाए, क्योंकि उसे 24 घंटे में देना है, ठीक है। चलो, एक वर्ड आया इसमें, ऑक्शन। ऑक्शन जैसे आपको पता है नीलामी होती है, ठीक है। तो कई बार क्या होते हैं, एक्स्ट्रा शेयर बच जाते हैं, जिसको बोलते हैं बेड डिलीवरी। क्या बोलते हैं? बेड डिलीवरी। क्या? देखो, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज। जो एक्सचेंज होता है, दैट बोथ लेग ऑफ ट्रांजेक्शन, नेमली कैश और सिक्योरिटी। अभी हमने सीखा कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है दो काम करता है, या तो सिक्योरिटी को लेता है या कैश को लेता है, ठीक है। और आउट करने में भी या तो सिक्योरिटी देता है या कैश देता है, यही काम तो कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जी। तो उसने कहा बोथ लेग, एक तरफ से लेना और उसको आगे देना। अगर एक जगह की भी गड़बड़ हो जाए, आर अवेलेबल फॉर सेटलमेंट एंड देयर आर नो बेड डिलीवरी। अगर दोनों लोग लेने और देने वाले लोग हैं तो नो बेड डिलीवरी। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ डिलीवरी बाय ए मेंबर, द एक्सचेंज परचेजेस द रिक्वेस्टेड क्वांटिटी इन द ऑक्शन मार्केट एंड गिव्स देम टू द बाइंग और ट्रेडिंग मेंबर। इस बात को समझिए जरा, इस बात को समझना जरा है। देखो, बीच में स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सेलर है। सेलर, आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन होता है। सेलर ने ऑनलाइन अपने शेयर यहां सेल पे लगा रखे, ठीक है। और इधर बायर है। बायर का काम है क्या देना? पैसे देना। और सेलर का काम क्या देना है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देना। सिक्योरिटी। अब पता लगा सेलर ने कहा कि साहब मेरे 50 शेयर बेच दो और 11 रुपीज पे बेच दो। इधर बायर ने 50 इंटू 11 का पैसा स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया, तो बायर ने तो काम कर दिया ना। इधर से सेलर ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। सुनेगा बात को बहुत ध्यान से। सेलर अपनी सिक्योरिटी को नहीं दे पाया, और सेलर अपनी सिक्योरिटी किसके थ्रू देता है? ब्रोकर के स्टॉक थ्रू। एक्सचेंज के ब्रोकर के थ्रू देता है। ब्रोकर। तो कोई भी रीजन है, शेयर अवेलेबल नहीं थे लेकिन एक एग्रीमेंट हो गया, तो बायर ने पैसे किसको दिए? एक्सचेंज को। एक्सचेंज को स्टॉक दिए। एक्सचेंज को। बायर एक्सचेंज को जानता है, क्योंकि एक्सचेंज एक तरह से मंडी है, ठीक। लेकिन उसको शेयर नहीं मिला,
तो एक्सचेंज क्या करता है, बोलिए। एक्सचेंज कहेगा कि भैया उसने सिक्योरिटी नहीं दी, अपने पैसे वापस ले लो। ऐसे तो होना चाहिए। पैसे वापस नहीं देता, सिक्योरिटी देता है। पैसे लेकिन वापस सिक्योरिटी लाएगा कहां से, नहीं होते, बाजार से उठाएगा। ब्रोकर को पकड़ेगा। नहीं, वो तो बाद में पकड़ेगा, हाँ हाँ, लेकिन इमीडिएटली क्या करना है उसने, उसका कमिटमेंट रखेगा वो। कमिटमेंट रखना है। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का काम ही ये है। और वो कमिटमेंट कैसे करेगा, देखो, वो ऑक्शन मार्केट से उठाएगा उस सिक्योरिटी को, कहीं से भी उसको देना है, चाहे वो 11 की जगह 15 रुपए का मिले, क्योंकि दो बायर और सेलर में एक एग्रीमेंट हुआ जी और उसमें से एक ने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया, पैसा दे दिया, दूसरे ने सिक्योरिटी नहीं दी। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है कहीं से भी सिक्योरिटी लाएगा और उसको सिक्योरिटी देगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑक्शन से, एंड गिव्स देम द बाइंग और ट्रेडिंग मेंबर। द शॉर्टेज आर मेट थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस and the difference in price indicated in the contract note and price received through the auction is paid by the member to the exchange which is then liable to be recovered from the client। अब क्या बात आई, देखो कि यहां पर उसने सपोज कीजिए 13 रुपये में बाई करके इसको दे दिया ना, तो जो 2 रुपये का डिफरेंस है 50 शेयर का, ये कौन देगा उसको, सेलर, ब्रोकर। ठीक है। उसने कहा आप सिक्योरिटी मत दे रहे हो, मत दो, मैंने तो बाजार से लेके दे दी उसको, लेकिन आपको ये जो डिफरेंस मैंने बियर किया वो देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। मेंबर मतलब समझ नहीं है सर, मेंबर मतलब ये ब्रोकर, ब्रोकर देगा वो। मतलब सेलर ना सर, नहीं, ब्रोकर सेलर से लेगा ना सर। सेलर, ब्रोकर और सेलर जो भी है, मेंबर मतलब उसका जी जी ऐसा होता है। मैं बताऊं आपको कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर कौन होते हैं। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप होते हैं कभी, ब्रोकर। ब्रोकर ही आप होता है। कभी नहीं होते, ब्रोकर होते हैं। जी आप जी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर में मेंबर नहीं है, आप सिर्फ डीमेट अकाउंट को ऑपरेट करना जानते हैं, ठीक है। जी और डीमेट अपने ब्रोकर के थ्रू, आप कोई भी शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो किसी ना किसी ऐप के थ्रू कर रहे हैं। वो जी। ऐप किसके, स्टॉक एक्सचेंज के नहीं है, किसके हैं वो ऐप, एनएसडीएल है, ब्रोकर सीडीएसएल। के नहीं, वो ब्रोकर्स के ऐप हैं अपने, अच्छा, ब्रोकर ब्रोकर्स के। हाँ, वो ठीक है, ब्रोकर्स के ऐप के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। यस सर। अब आ गया सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। सर, ये सिक्योरिटीज सेम लैंडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है ना, जो उसमें? शेयर्स की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, हाँ हाँ, जब उसी में तो बैड डिलीवरी ज्यादा जैसे होती है। उसमें लोग तो, क्या सर, उसी में तो बैड डिलीवरी ज्यादा होती है, क्योंकि वो जिस दिन हाँ वही मैं बोल उसको रहा था, शेयर उसी उतने में का बैड डिलीवरी चाहिए, होती है। हाँ, उसको मिला ही नहीं, उसने अपना कहीं और बेच दिया हम्म और फ्यूचर में मना करने लग गया अब नहीं है, ठीक है। हम्म और ओवर द काउंटर में ये बैड डिलीवरी नहीं होती, क्यों भाई, एक जना ओवर द काउंटर में लेके तो खड़ा हुआ है, डायरेक्टली बिक बिक जाए, जाता मतलब है। एक जना सिक्योरिटी लेके खड़ा, एक जना पैसे लेके खड़ा, दोनों का एक्सचेंज हो गया, ठीक, पैसे लेके खड़ा है, हाँ, हाँ बस। ठीक हो गया। चलो अगला देखो, सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोविंग is a scheme which enables lending of idle security by the investor to the clearing corporation and earning a return through the same। तो कई बार क्या होता है, जो इन्वेस्टर है उसके पास बहुत सारी सिक्योरिटी पड़ी है, आइडल सिक्योरिटी, बहुत समय से कोई इसका हलचल नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन को सेल करके एक रिटर्न अर्न करता है, ठीक है। For the security borrowing and lending system, clearing corporation of the stock exchange would the nodal agency and be registered as approved intermediaries AIS। यानी क्लियरिंग कॉरपोरेशन का मतलब, जैसे क्लियरिंग होती है सिक्योरिटीज की, मैंने आपको बताया था दो, पिछली कुछ क्लासों में दो नाम लिए थे मैंने ऑर्गेनाइजेशन के, एक तो CCIL लिया था
दूसरे का नाम बता सकते हैं? नहीं फिर आप सर। कहेंगे हमारा जेआईबी नहीं होता है। जिन्होंने क्लास लिया था, हो सकता है कुछ लोगों ने क्लास नहीं लिया वो वाला, सर लेकिन मैंने एनपीसीआई बताया था एनपीसीआई है। सर, हाँ, एनपीसीआई। तो यही तो पूछ रहा हूं मैं, कौन सा उर्दू में पूछ रहा हूं आपसे। दो ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों काम सेटलमेंट का करते हैं। एनपीसीआई फंड सेटलमेंट करता है, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ठीक है। एक तरफ से फंड चला, दूसरी तरफ को फंड गया। जबकि सीसीआईएल जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, वो सिक्योरिटी का सेटलमेंट करता है, ठीक है। तो किसी के पास अगर कुछ आइडल सिक्योरिटी पड़ी है तो वो सीसीआईएल को देता है और सीसीआईएल उसको सेल करके उसको पैसा दिलवाता है, ठीक है। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैन बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग शॉर्टफॉल। अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसको, जो मेंबर्स हैं, उनसे बोरो करके देता है। द डिफॉल्टिंग सेलिंग ब्रोकर may make the delivery within the period of specified by the clearing corporation। तो जो भी डिफॉल्ट ब्रोकर होता है वो कहीं ना कहीं से, अगर उसके पास नहीं अवेलेबल है तो किससे ले लेता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सीसीआईएल से। हाँ, इन द इवेंट ऑफ द डिफॉल्टेड सेलिंग ब्रोकर फेलिंग टू मेक द डिलीवरी within the specified period, the clearing corporation has to buy the securities from the open market and return the same to the lender within 7 trading days. In case of an inability to purchase the security from market, the transaction shall be closed out। अब कभी कभी क्या होता है कि क्लीनिंग कॉर्पोरेशन कुछ लेने गया, उसको नहीं मिला, तो 7 दिनों में नहीं मिला उसको, तो उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? शैल बी क्लोज्ड आउट। 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर उसे करना पड़ता है, और अगर वो सिक्योरिटी को ओपन मार्केट से नहीं दिला पाता तो उसको क्या बोलते हैं? द ट्रांजेक्शन शैल बी क्लोज्ड आउट, ठीक है। ये जो हमारी कैपिटल मार्केट की क्लास हो रही है, ये आपको ये नहीं बता रही कि आप ट्रेडिंग शुरू करें। आजकल बैंक वाले काफी जो है ट्रेडिंग में खूब एंजॉय कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? बहुत ज्यादा कर रहे हैं सर। बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कर रहे हैं सर। ठीक है। और बैंक से तो फ्रस्ट्रेट हो ही रखे, उधर से और हो रहे। ट्रेडिंग से भी हो जाए। तो क्योंकि आजकल मोबाइल है, मोबाइल में जरा सी देर में ये कर दो तो ये हो जाता है, ऐसे कर दो तो खरीद लिया, ऐसे कर दो तो बेच दिया, ठीक है। लेकिन वो एक खाली एजम्पशंस पे कर रहे हैं। किसी दोस्त ने कहा अरे वाला ले ले, वाला ले ले, वो उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, सबने ले लिया। बहुत इसकी है सर, ये पेटीएम वाला कई लोग बहुत लॉस में जा रहे हैं। बहुत लॉस हो जा रहा है। तो नहीं इसके सर, लिए अगर आपको एक बोल। अगर अच्छे से पढ़ के करे तो रिस्की नहीं है सर। पेटीएम तो लेना नहीं था। अगर थोड़ा सुनो, उसको सुनो, उतना पढ़ने से अच्छा तो जेआईबी पढ़ लो ना पहले। ले, हाँ वो बात तो है। अब मैं बताऊं आपको, ये जो मार्केट का जो भी चल रहा है ना, ये मेरे हिसाब से एक हम लोगों के स्तर के लोगों का काम नहीं है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना तो उसका मैं एक तरीका बताता हूं। आपने पेटीएम का शेयर ले लिया ना, भूल जाओ अब उसको। आपने आईआरसीटीसी का ले लिया, भूल जाओ। भूल जाने से मतलब 10 साल बाद देखना उसको, रहने दो उसको, वही है, रहने दो उसको। वही मैं बोल रहा था सर। हाँ, मतलब कहने का मतलब ट्रेडिंग में मत घुसो। आप लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग में घुस रहे हैं। नहीं, इंट्राडे वाला तो बिल्कुल बेकार है सर। इन्वेस्टमेंट करिए आप ये भूल जाइए कि पेटीएम का डाउन हो गया है। सर ट्रेडिंग तो अलॉट भी नहीं है ना बैंकिंग प्रोफेशनल्स को या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को? नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। कर तो रहे हैं अभी। नहीं सर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड। आई थिंक ट्रेडिंग इज नॉट परमिटेड। अब उसको ये डिफाइन लॉन्ग करना, टर्म के लिए ये डिफाइन करना कि
ये ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है आप कैसे कह सकते हैं? मतलब उसने कहीं पे 10 शेयर ले लिए, ठीक है, आप उससे कह रहे हो ट्रेडिंग मत करो, और कल को नुकसान हो गया तो बैंक थोड़ी देगा। सर मिनिमम आई थिंक मिनिमम 2-3 महीने अगर आपने Recording है। छोड़ रखा तो ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट में काउंट हो जाएगा। अगर आप डे क्या टू डे बोला में था? कर रहे हो तो फ्रीक्वेंट बाई एंड सेल कर रहे हो तो फिर वो ट्रेडिंग में काउंट होगा। उसका रीजन ये है ना कि आपके काउंटर में 10 वाउचर रखे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं पेटीएम का शेयर बेच लूं, क्योंकि उसी समय पे आप वो काम करते हैं, इसलिए अलाउड नहीं है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने बताया नहीं, ये कैमरा कब से बंद हुआ? बोला हूँ सर। अभी कितनी हुआ देर सर हो गई? तुरंत 1 मिनट अच्छा, नहीं हुआ मिनट भी। वो मैडम बोल रहे थे तो ना। मैंने आपको अपनी ओपिनियन दे दी है, ठीक है, कि अगर आपको शेयर से प्रॉफिट कमाना है तो आप 10 ईयर का आप 2,000 रुपए लगाओ, लेकिन उसको कितने साल बाद देखना? 10 साल बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह हो। और वॉरेन बफेट की ये- तरह। हाँ, और मैं तो ये एक और एडवाइस दे रहा हूँ, ये नई नई कंपनी में मत लगाओ। जी। अगर आपको ब्लू ये चिप। श्योर करना है कि मुझे नुकसान नहीं हो तो ट्रेडिशनल कंपनियों में लगाओ, ठीक है। स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीसी, चाहे आधा शेयर आए आपके हाथ में, ठीक है, रिलायंस, जियो में, रिलायंस में, इनमें लगाओ, टाटा। ठीक है। मतलब जो ट्रेडिशनल एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, टाटा में, इसमें लगाओ, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली एक ऐसा रिटर्न देंगी जो कि अवेलेबल रिसोर्सेज से सबसे अच्छा होगा। अगर आपको 10% से ऊपर का रिटर्न नॉन टैक्सेबल मिल रहा है ना, दी बेस्ट है। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे ब्रदर रेलवे में है, ठीक है। परसों उन्होंने अपना स्टेटमेंट का स्क्रीन शॉट भेजा कि ये 4,44,000 रुपए क्रेडिट हो गए मेरे अकाउंट में, पता नहीं कहाँ से आए। तो मैंने सबसे पहले तो ये बोला कि जब तक पता ना लगे कहाँ से आए तब तक निकालना मत उसको, ठीक है। तो मुझे लगा कि कहीं भाई वाउचर एंट्री गलत हो गया होगा, हो जाता ना कभी जी। क्रेडिट, और उसमें नरेशन में क्लियर हो ही नहीं रहा था क्या है। फिर बैंक ने उसको एमओडी बना दिया उसको तुरंत, क्योंककि वो 10,000 से ज्यादा बैलेंस है तो एमओडी बना देता है। तो फिर मैंने जो है किसी जानकार को भेजा, तो उन्होंने चेक करके उन्होंने बताया कि सर ये कोई पॉलिसी का पेमेंट है। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो कोई पॉलिसी तो नहीं मैच्योर हो गई। तो एक 10 साल पहले 2,000 रुपये महीना की पॉलिसी कराई थी उनकी, एसबीआई लाइफ की, मार्केट लिंक थी, ठीक है। तो 2,000 रुपये महीना, 24,000 रुपये महीना, ठीक। 24,000 रुपये महीना के हिसाब से उन्होंने जो है 10 साल पेमेंट किया होगा जो भी, तो 4,44,000 रुपये मिले उसके। तो रिटर्न अच्छा मिला, ठीक मिला मतलब, ठीक है। और नॉन टैक्सेबल मिला, इसमें कोई टैक्स नहीं देना है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको, अभी हम म्यूचुअल फंड भी पढ़ाएंगे, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपको सेटबैक नहीं लगेगा। ये हो सकता है कि 25% का फायदा नहीं हुआ, लेकिन 10 से 20% के रेंज में आपको रिटर्न जरूर मिलेगा नॉन टैक्सेबल, ठीक है। तो ट्रेडिंग करना है अगर आपको, तो छोटे छोटे अमाउंट से करिए ट्रेडिंग, छोटे भी, 1-2 हजार से ज्यादा मत लगाइए कहीं पे भी। ये अफसोस मत करिएगा कि मैंने 25 लगाए होते तो कल मुझे 50 मिल जाते, ठीक है। और अपनी सैलरी जो है उसका केवल 10%, सैलरी का 10% शेयर मार्केट में लगाना। सर एक ठीक है। क्वेश्चन है जनरल बैंकिंग का। हाँ बोलिए। इन केस लाइक ऐसा होता है कि रॉन्ग वाउचिंग हो गया और किसी कस्टमर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, हाँ, ये आवाज किसका आ रहा है? धर्मेंद्र कुमार जी का आ रहा है। हाँ बोलिए मैडम। मैडम बंद बोले नहीं। सर रॉन्ग क्रेडिट को फिर वापस अगर कस्टमर निकाल लेता है पैसा तो फिर क्या हो? उसको बोलते हैं अमानत में खयानत। हमारे मीन्स वो यहाँ आपका एक था ही नहीं। इंडियन बैंक वाला नहीं, था, आप 24 लाख रुपए क्रेडिट कर दिया, अब कस्टमर निकाल हाँ लिया। निकाल अब लिया तो पैसा एफआईआर करो ना। अब पैसा दे नहीं रहा कस्टमर,
अरे और एफआईआर करो यार, एफआईआर करो। इंडसइंड बैंक वाला था सर वो। तो आप जो है बैंक मैनेजर की रिक्वेस्ट से थाने में चिट्ठी दो, रिसीव करा के आओ और बोलो कि गलती से पैसा चला गया। वो बोलता है कस्टमर को तो मोदी जी भेजे हैं। हाँ तेरी तो तो उनसे बोलना कि वो जो बेल है मोदी जी लिखेंगे फिर बेल उसकी। मोदी जी मांगे बोलना। तो मोदी जी भेजे हैं तो योगी जी ले लेंगे। तो आप बोलना हमें योगी जी ने भेजा है। चलिए चलो, लेकिन ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इससे आपको बेसिक चीजें तो क्लियर हो रही होंगी शायद, जी सर पक्का। है ना? बेसिक चीजें क्लियर हो रही हैं। उसके बाद अगर आपको मार्केट में जाना है तो इन बेसिक्स नॉलेज से जाओ, ठीक? सर एक चीज और है, क्रिप्टो करेंसी और चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, तो ये क्या है सर? क्रिप्टो करेंसी में मेरी एडवाइस क्या है, सब लोग 5,000 का क्रिप्टो करेंसी लेके इस चैप्टर को क्लोज कर दो। लेकिन क्या ले बोला लो मैंने? अभी बंद सर, होने लेकिन वाला। बोल रहे हैं कि ले लो। अरे 5,000 रुपए का ले लो, ठीक है? 4 साल बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 10% मेरे को दे देना बस। नहीं सर अभी तो बंद होने वाला है, मोदी जी कुछ ने नहीं नहीं, बंद हो बंद रहा, नहीं हो सकता कभी भी। बंद नहीं होगा कभी, ठीक है? आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपका पैसा गया है वहां पर, ठीक है? आपका पैसा वहां पर गया है और जब 5 साल बाद देखोगे अगर उसको प्रॉफिट नजर आ रहा होगा आपको तो विड्रॉ कर लेना, छोड़ना मत। कहीं आप सोचो कि 5 साल और छोड़ता हूं तो वह 5 गुना और हो जाएगा, ठीक है? ये 5,000 वाला सर एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पॉजिटिव बोल रहे हो या नेगेटिव, समझ में नहीं आया। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सर लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लिए तो कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है अभी तक। कुछ मत होना, 5,000 में क्या जा रहा है, समझ लेना डिनर कराए 2 लोग, 2 परिवार मिलके। इसी को बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। मैं ठीक है? तो वो ज्यादा भी तो नहीं है सर, मैं है 2,000 लगाया सर बस। ज्यादा भी तो नहीं है, गया तो गया, बच गया तो 25,000 दे जाएगा। 25 नहीं देगा, कम से कम 1 लाख रुपए देके जाएगा। एक शेयर में तो 8 लाख गुना हो गया, 8 लाख गुना। हाँ, 8 और लाख वाला टाइम। शेयर पर उसपे वो तो हो गया। चलो हाँ वैसे वही। ही शौकिया नॉलेज के तौर पे कर लेना, ऑनलाइन ऐप से कर सकते हैं इसको, ठीक है? चलो आगे सर देखिए, वजीर एक्स। टाइप ऑफ कैपिटल इश्यू इन द प्राइमरी मार्केट। हम लोगों ने जब हम डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे तो ये जाना था प्राइमरी मार्केट कैसे वर्क करता है, लेकिन कितने तरह के इश्यूज आते हैं। उस इश्यू का मतलब समस्या नहीं, इश्यू का मतलब किस किस चीजों को हम लोग इश्यू कर सकते हैं, ठीक है? कौन से आइटम को, कौन से कैपिटल मार्केट के आइटम को हम लोग प्राइमरी मार्केट में ला सकते हैं। पहला पॉइंट, इन द प्राइमरी मार्केट इश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज पब्लिक, राइट और प्रेफरेंशियल इश्यू। यहां पर हमने पब्लिक की बात करी थी जब हमने इशू आईपीओ बनाया था, तो उसका इनिशियल पब्लिक ऑफर था ना उसका नाम, जी ठीक है? हमने राइट्स यस सर। इशू की बात करी थी, करी थी सर। करी थी। राइट इशू का कंडीशन ये है कि जिन लोगों ने पहले से कंपनी में पैसा लगा रखा है शेयर में, अपने सिर्फ मेंबर वही लोग और खरीद सकते हैं, ठीक है? अच्छा दूसरा, मैं राइट अभी इश्यू थोड़ी और देर बोनस पहले, करी थी। बोलिए नहीं सर, राइट इश्यू और कुछ कह रहे बोनस हैं? कल बताया था। हाँ ठीक है। मोहम्मद सजाउद्दीन जी पूछ रहे हैं मुझसे, ये हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अभी भी यूट्यूब में बैठे हुए हैं। ये पूछ रहे हैं सर आप कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? तो अगर मुझसे पूछोगे तो मेरा सारा इन्वेस्टमेंट 2 चीजों पर है, ठीक है? एक है एजुकेशन पर, ठीक है? और दूसरा है अपने ऊपर। मींस एजुकेशन का मतलब जो हम
पढ़ाई करते हैं, कॉलेज डिग्री लेते हैं, एग्जाम देते हैं, ठीक है। और दूसरा अपने ऊपर मीन्स, यानी मैं अगर कहीं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपनी गाड़ी से जाऊं, चाहे तेल कितना लग जाए, मतलब कंफर्ट पर, समझ रहे हैं? जी। मैंने जो है शेयर मार्केट में एक भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्रिप्टो करेंसी में एक भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन अपने इस हमारा जो ये नाइफ बैंकर्स कॉलेज है इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो जब मेरे पास खुद इन्वेस्टमेंट करने का स्कोप है तो मैं दूसरे की कंपनी में क्यों करूं, सही बात है। ठीक है। मैंने सही बात अभी है। कोरोना से पहले 5 लाख रुपीस का एक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लिया था, वो मैंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। मैं दूसरे की तरफ क्यों देखूं कि मैं उसको 4 लाख रुपए दूंगा तो मुझे वो 2 साल में 8 लाख बना के देगा। और अगर आप लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं। मीन्स हम लोग भी जब कंपनी बनेंगे तो हम भी आईपीओ लाएंगे अपना। आप सर राइट शेयर देना स्टूडेंट को। हाँ बिल्कुल देंगे। राइट शेयर। हाँ तो तभी तो राइट शेयर तभी मिलेगा जब आप लोग आज इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलो, और हाँ, क्रिप्टो करेंसी में मैं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। हो सकता है कि इसी क्लास के दौरान मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा उसमें, ठीक है। इसी क्लास का मतलब 10-15 दिनों के अंदर। असेंबली में गया है सर, ये बातें इसको हो जाने दीजिए फिर लगवाइएगा। अरे आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा। इलेक्ट्रॉनिक टाइम आ गया है ना, उसको डिनाई नहीं कर सकते सर, हाँ वो चलेगा, देखना होगा ही। लोग बोल क्योंकि इन हाँ, लोग वो अपना करेंसी ला रहे हैं ना। अपना वो सब करेंसी कुछ ला रहे हैं, करेंगे, लेकिन बाकी वो वो बंद सब करने कुछ की बोल रहे करेंगे, हैं ना। लेकिन कोई कॉन्सेप्ट है जिसको इतना लोग समझ जान रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी उसमें। 6 ठीक लाख है। करोड़ लगा है इंडिया से सर। है 6 लाख करोड़ लगा है इंडिया वाला, इंडिया लगा है। लगा लो। अब आपका 5,000 लगा होता तो 6 लाख करोड़ 5,000 हो जाता। 2,000 लगा है सर, लेकिन बहुत लॉस में है, अभी 1100 बचा है। मेरा आप 16 उसे 10 साल छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दिए, हम तो डालने के बाद देखे ही नहीं, वो तो बीच बीच में कभी कभी देख लेते हैं। तो अभी जो देखो डाउन ही चल मत, रहा 10 है साल उसमें बाद देखना, ठीक है। और अच्छी बात है कि 2,000 लगाया इन्होंने, अगर डूब भी जाएगा तो क्या नींद नहीं आएगा क्या, ठीक है। चलो, अब बाकी मैंने डिपेंड आपको करता बता है दिया। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे वहां कर सकते हैं। अभी हम इन्वेस्टमेंट फेजेस में हैं। चलो रिटर्न आगे देखिए। सर। अब बात आई प्राइवेट प्लेसमेंट की, ठीक है। ये जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करने की कहानी सुनाई ना मेरे वहां पे, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में आई बात क्यों बोली मैंने? अच्छा, ये बात मैं पब्लिक में नहीं बोल रहा। किन से बोल रहा हूं मैं? जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ग्रुप में हाँ मतलब ग्रुप में है या पेड मेंबर संबंधित है जो या भी है। यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है। और जिस दिन मैं पब्लिक के लिए बोलूंगा उस दिन आप हमारे चैनल पे एक वीडियो सुनेंगे। हम कहेंगे कि भाई हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में आके पैसा लगा सकते हैं, तो उसको पब्लिक बोल देंगे, ठीक है। लेकिन पब्लिक इश्यू लाने के लिए हमें किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सेबी से। सेबी से। सेबी से। हमें वो सारा झंझट करना पड़ेगा। तो हम कौन सा वाला रास्ता अपनाएंगे? प्राइवेट वाला। प्राइवेट प्लेसमेंट वाला। ये बात समझ में आया? प्राइवेट ये जो प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल इश्यू है, यानी हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? आप अपने लोगों को, लोगों से। ठीक है। वाइल पब्लिक एंड राइट इश्यू इन्वॉल्व अ डिटेल्ड प्रोसीजर। देखो आ गया पॉइंट। अगर आप पब्लिक और राइट इश्यू लाएंगे तो आपको बड़े लंबे प्रोसीजर पे करना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल इश्यू रिलेटिवली सिंपलर।
सिंपल भाई, मैंने आपसे बोला, कुछ टर्म्स कंडीशन रखी, ठीक है, किसी ने 50,000 लगाए, किसी ने 1 लाख लगाए, और टर्म्स हो गए इतना देंगे, ये देंगे, वो जो भी हुआ, ठीक ठीक है। चलो आगे देखो, अब पब्लिक इशू के बारे में। कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू आईपीओ एंड फर्दर एफपीओ, ये बात मैंने बताई थी आपको जी। कि अगर फर्दर या फॉलो ऑन बोलते हैं इसको, अगर दोबारा से आएगा पब्लिक का इशू तो उसे एफपीओ बोलते हैं। इन द पब्लिक ऑफरिंग द इश्यूअर मेक्स एन ऑफर फॉर न्यू इन्वेस्टर और एंटर इन इट्स शेयर होल्डर फैमिली, जो उसकी शेयर होल्डिंग है उस फैमिली में उनको एंटर कराता है। द इश्यूअर कंपनी मेक्स डिटेल्ड डिस्क्लोजर एज पर द डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, डीआईपी बोला इसका नाम। यानी जो डिटेल डिस्क्लोजर करेगा, बोलेगा मेरा कंपनी ये है, यहाँ स्टेब्लिश हुआ, इतना इतना काम किया, इसकी बैलेंस शीट है, सब कुछ। कल हमने एक आरएचपी देखा था, कितने पेज का था वो? 448 ऐसे कुछ बोले थे। 414 पेज का। 414 सर। हाँ, तो जिन्होंने 414 बोला उनका 1 मार्क्स पक्का हो गया ना जी सर, थैंक यू, वेरी सीरियस। मीन्स कि ठीक है 400 का था, है तो 400 पेजेस में उसने सब यही कहानी डिस्क्लोजर किया हुआ है अपना, ठीक है। और उसको क्या बोला हुआ? डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, डीआईपी गाइडलाइंस है इन इट्स ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर इट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एन आईपीओ इज द ऑफरिंग दैट इज मेड when an unlisted company makes either a fresh issue or an offer for sale its existing securities or both for the first time in the public। अब इसमें ये क्या चीज बताना चाह रहा है? 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा, एक कॉल सी आ रही है। चलो, कॉल आया था अनअकैडमी से, कॉल आया था अनअकैडमी से, वो कह रहे थे कि लास्ट चांस है आपका विन करने का, ठीक है। तो कौन सी कॉल थी ये? पढ़ाई के लिए मार्केटिंग आप कॉल थी। अब कॉल हमें क्यों उठानी पड़ती है? हमें लगता है कि हमारा जो मोबाइल ऐप का कंपनी है, हमारा जो एमसीक्यू वाला कंपनी है, उस कंपनी का भी कॉल आ सकता है, इसलिए हमें उठानी पड़ जाती है कभी, ठीक है। और ये जो नंबर होते हैं इसमें कॉल बैक नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए, आपको पता है अनअकैडमी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? वो तो बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा है सर। बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट सर, $1200 मिलियन का है शायद। नहीं, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया। और बाइजू ने आकाश को कितना रुपए में खरीदा? बाइजू ने ज्यादा नहीं दिए सर, लेकिन उसको आकाश वाले को नहीं, मैंने पैसा सुना तो है कम ही दिया था। 43 अरब, यानी 4300 करोड़ रुपए में खरीदा है, ठीक है। हम भी कभी होंगे, पक्का पक्का सर। श्योर। लेकिन जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तब होंगे। करेंगे Okay. सर, करेंगे डेफिनेटली सर। सर, डेफिनेटली सर। वैसे आप में से जो भी लोग पढ़ना लिखना पसंद करते हैं और जेआईबी को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास स्कोप हमेशा रहता है। जब आप जेआईबी कर लेंगे, आपको कंफर्टेबल रहेगा, अच्छी पढ़ाई की होगी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्टिव इनकम बोलते हैं या पैसिव इनकम बोलते हैं? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। एक्टिव क्यों? क्योंकि आप जो करेंगे
वो उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा डेली, 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, ठीक है, या संडे के दिन। पैसिव कब होगा वो? जब आप बिना अपना काम कर चुके होंगे। जैसे मान लिया हमने आपसे बोला एक मॉक टेस्ट बना के दीजिए, आपने बनाया तो हमने उसका 99 रुपीज टेस्ट प्राइस रखा। वो 99 रुपीज जब सेल होता जाएगा तब वो पैसिव इनकम होगा, क्योंकि तब आपका इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाएगा उसमें, कम हो जाएगा। ठीक है, जी। कम सर से ऑनलाइन कम बोर्ड इसी वाला बहाने। टेस्ट वाला क्या हुआ? ऑली बोर्ड वाला अभी उनका चलेगा, वो कोड आएगा, उनका कोड बन के आएगा ना हमारे लिए। ठीक है, लेकिन अभी आप पहले वो करो, टॉपिक्स को क्लियर करो। ठीक, हमने एक टॉपिक कवर किया था एनपीए वाला, जी सर। प्रायोरिटी सेक्टर वाला। क्या आप लोगों ने इसके क्वेश्चन कहीं पर भी करे, किए सर, और आपको प्रोविजन कोई क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक लगा? अगर आपने कहीं पर भी जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उनके एमसीक्यू जरूर करिए जहां पर भी मिलते हैं। ठीक है, फिर क्रॉस चेक करिए, आपका टॉपिक बढ़िया होता चला जाएगा। ठीक है, सर आप ही एमसीक्यू दे दीजिए ना। बिल्कुल मैडम सही बोल रही हैं सर मैडम। सुनो, नहीं, मेरा जब भी एमसीक्यू आएगा तो सबका एमसीक्यू बंद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जॉब में होने की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। या तो मैं जॉब छोड़ूं और दिन भर में बैठूं, तब जाके एक टॉपिक का एमसीक्यू उस स्टैंडर्ड का बनेगा जो आईआईबीएफ के स्टैंडर्ड का होगा, है ना। ठीक है, मैं सोचता हूं, लेकिन थोड़ा समय का अभाव रह जाता है मेरे पास। लेकिन अभी तक सर, आप इसको कर सकते हैं, कोई सहायक ऐसा ले लो एक अच्छा नॉलेजेबल, तो नहीं, उसको ऐसे मेंटेन करो। साइट तो है सुबह हमारे से पास, सुबह लेकिन शाम क्वेश्चन मेंटेन करो ऐसा भाई, नहीं आप तैयार बनाना ना। देखो, आपने अड्डा 247 के एमसीक्यू देखे? जी सर देखें। आपने कभी ये फेसबुक में गायकवाड़ सर क्वेश्चन डालते हैं उनके एमसीक्यू देखे? नहीं, गायकवाड़ सर करें। मैं बताऊं, उनका स्टैंडर्ड आईआईबीएफ से बहुत लो है। आईआईबीएफ का क्वेश्चन बहुत गहराई से होता है। मतलब हम केवल ये बना दें कि सरफेसी एक्ट कब लागू हुआ, 2001, 2002, 2003, 2004, ऐसा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करके चले जाएं, तो वहां क्या होगा, हमारा बहुत बुरा हाल होगा। और कई लोगों ने लास्ट टाइम दिया था जेआईबी का एग्जाम, दिया है सर, दिया था। दिया होगा। नहीं हाँ, नहीं किसी किसी ने दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा। तो आप लोग देखो कि जैसे ही उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लिखा होता है तो आप उछल जाते हैं, एक क्वेश्चन तो अब मैं कर दूंगा। और जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो क्या होता है, बैठ जाते हैं। ऑप्शन ही समझ में नहीं आता। हाँ, मतलब ऑप्शन ही समझ में नहीं आता। हम्म, ठीक है, और ये तब होगा जब हमारा कॉन्सेप्ट और फैक्ट अच्छा होगा। ठीक, सर तो हमारे लिए अभी थोड़े आप दिन लोग छुट्टी ले हैं? हमारे लिए थोड़े दिन छुट्टी ले लीजिए ना सर। नहीं, वो तो मैं लेता हूँ, हर बार अच्छा। लेता हूँ। हाँ, छुट्टी लूंगा मैं, 8-8 घंटे की क्लास भी होंगी अभी आपकी। सर ये टेस्ट सीरीज के लिए बोल रही है मैडम, मना नहीं। हाँ राइट, हाँ एमसीक्यू सर सही बोल रहे हैं। एमसीक्यू लेवल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इसके बाद का एमसीक्यू कहीं से करिए। एक बार ऑली बोर्ड का मैंने सुना है, काफी ठीक बना रहे हो, क्योंकि उनका, जब आपने सुना होगा आज से 7-8 साल पहले एसबीआई पीओ किसका का सर? टफ एग्जाम आया था, एक बहुत टफ एग्जाम। सर उनका बहुत स्टैंडर्ड अच्छा रहता है, ओली बोर्ड वाले का बहुत अच्छा मैं वही रहता है। बता रहा हूँ, उस समय सर पर किसका बोल रहे हैं सर, सुनाई नहीं दे रहा। ऑलिव बोर्ड, OLIV, ओली बोर्ड। ऑलिव बोर्ड। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं मत लीजिए, अच्छा। क्योंकि हमारे थ्रू लेने में शायद 5-10% का डिस्काउंट मिलेगा। बात चल रही है हमारी, देखो
बाकी जो लेना चाहे उसका फ्री वाला मॉक टेस्ट करके देख लीजिए चाहे तो आप। लेकिन जब फ्री वाला मॉक टेस्ट करेंगे आप ना, तो अपना ओरिजिनल नंबर से मत बुक करिएगा, क्योंकि बाद में फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर एक बार आपका रिकॉर्ड वहां अवेलेबल हो गया ना, घर में कई नंबर होंगे, किसी भी नंबर से कर लीजिए, ईमेल आईडी और नंबर दूसरा दे दीजिए घर वालों का, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एन एफपीओ इज मेड व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मेक्स अ फ्रेश इश्यू। तो ये बात हमने बोल दी, एफपीओ तभी आएगा जब पहले से उसका एक ऑफर आ चुका होगा। एन ऑफर फॉर सेल is such a scenario is allowed only if it is made to satisfy listing or continuous listing obligation। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एफपीओ आना है तो जो कंपनी लिस्टेड थी उसने लिस्टिंग के दौरान पिछले 5 साल से लिस्टेड है तो कोई गड़बड़ ना किया हो, जो भी लिस्टिंग के ऑब्लिगेशन हो उसके कंटिन्यूअस लिस्टिंग ऑब्लिगेशन उसके पूरे होने चाहिए, ठीक है। बात आती है राइट इशू की। राइट इशू में पहले बता दिया कि इशू करते हैं फ्रेश सिक्योरिटी, लेकिन किसको बोलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, और इसके लिए पैसा देना पड़ता नहीं देना पड़ता? बताओ। देना पड़ता है। देना पड़ता है सर। देना पड़ता है। बोनस इशू के लिए नहीं देना पड़ता। नहीं देना देना पड़ता है। कंपनी खुश होके देती है, ठीक है। दिस रूट इज बेस्ट सूटेड फॉर कंपनीज who would like to raise capital without diluting the stake of its existing shareholder, ठीक है। और जो राइट इश्यू आता है वो एडिशनल आता है, जो आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके शेयर की वैल्यू मतलब टूटती नहीं है, उसका शेयर स्प्लिट नहीं होता, उसको एडिशनल शेयर मिलता है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट कई बार आ गया, अब यहां पे कंफर्म हो जाएगा। इज एन इश्यू ऑफ शेयर और convertible securities by a company to a selected group of person, यानी selected group। तो मैंने अभी बताया था प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब हमने ये कर दिया कि हम इन लोगों को देंगे, ठीक है, अंडर सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, विच इज नाइदर राइट इशू नॉट पावर, उसको हम ना पब्लिक इशू बोलते हैं ना राइट इशू बोलते हैं। दिस इज अ फास्टर वे ऑफ कंपनी टू रेज इक्विटी कैपिटल, और ये सिंपलर भी होता है। एक पॉइंट आया अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब जैसे हमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया ऐसे ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है, दोनों को फर्क समझिएगा। नीचे वाले में सिर्फ आप इंस्टीट्यूट को मेंबर बना सकते हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब किसी म्यूचुअल फंड को बेच दिए शेयर आपने, किसी आपने बैंक को दे दिए शेयर, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में आपने इंस्टीट्यूशन वाली कंडीशन नहीं लगाई। दोनों में फर्क समझ में आया? जी सर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में सिर्फ आप इंस्टीट्यूशंस को देंगे। अब देखिएगा सुनिएगा, इज ए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी और शेयर सिक्योरिटी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर बाय ए लिस्टेड कंपनी टू, किसको दे रहे हैं आप? QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल QIB बायर्स को, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन चैप्टर इतना इससे कोई मतलब नहीं है। चलो अब आ गया एलिजिबिलिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम भी चाहते हैं हम अपना कैपिटल इश्यू लाएं, तो उसकी कंडीशन है कि मैं ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं। यहां चेक कर लेते हैं, आपको भी चेक हो जाएगा। क्या होगा? सेबी हैड लेज डाउन द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर एंटिटीज एक्सेसिंग द प्राइमरी मार्केट थ्रू पब्लिक इश्यू। There are no eligibility norms for किनके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड That कंपनी। is making क्या? अगर कोई लिस्टेड कंपनी राइट इश्यू लाती है तो उसके लिए कोई स्पेशल नॉर्म्स नहीं चाहिए, जैसे चल रही थी वैसे चलते रहे। क्यों? क्योंकि एक बार वो क्या ला चुकी है अपना आईपीओ ला चुकी है, और जब आईपीओ लाई थी तो सेबी ने बहुत खोजबीन कर ली थी उसकी, ठीक है। एज इट इन एन ऑफर मेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हु आर एक्सपेक्टेड टू नो द, जो वो जिसको भी दे रही है वो कंपनी को लोग पहले से जानते हैं। देयर आर ऑल्सो नो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर ए लिस्टेड कंपनी मेकिंग ए प्रेफरेंस, इसके लिए भी कोई नहीं।
लेकिन प्रेफरेंशियल इशू लाने के लिए उसको क्या होना चाहिए? लिस्टेड। हाउएवर QIP अभी हमने पढ़ा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, only those companies whose share are listed in the NSE or BSE and those who are having minimum public float as required in terms of the listing agreement are eligible। तो जो लोग NSE और BSE में से कहीं पर लिस्टेड है वही लोग QIP ला सकते हैं, अदर शेयर में लिस्टेड कंपनी QIP नहीं ला सकती। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। अब आई खास बात, एनी कंपनी मेकिंग ए पब्लिक इशू or a listed company making a right issue of a value of more than 50 lakh is required to file a draft offer document to SEBI। इसका मतलब कैमरा सर, कैमरा हाँ, रखे। अगर मैं आऊंगा पब्लिक इशू में तो मुझे कम से कम पब्लिक से कितना पैसा लेना होगा? कैमरा बंद हो गया सर, कैमरा रिकॉर्डिंग। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 50 लाख। इसको मैं रिपीट करूं, हाँ इसको मैं रिपीट करूंगा सेंटेंस। अगर मैं आप लोगों से पैसा लाना चाहता हूं, लेना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम कितना डिमांड करना पड़ेगा? बुक में 10 करोड़ दिया है सर। बुक में 3 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ जी एक मिनट रुको, तो आपके पास नया बुक है? जी जी नई वाली बुक है। 10 करोड़ हो सकता हो चेंज होगा। एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। जरा बैटरी बदल रहा है एक सेकंड, तब तक मैं देख रहा हूँ। पेज नंबर बताइए जरा। सर 61 61 सर 61।
हेलो, हाँ Yes, आवाज sir. आ रही है? यस सर। जी सर। ठीक है, तो देखो ये नया बुक में एडिशन करेक्शन से वो रह गया, 10 करोड़ है, बिल्कुल ठीक बोला आपने, थैंक यू वेरी मच। तो 10 करोड़, इसका मतलब अगर मैं आईपीओ लाना चाहूंगा तो मुझे पब्लिक से कम कितना पैसा डिमांड करना पड़ेगा? 10 करोड़। 10 करोड़। और मुझे लगता है कि मुझे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मेरा काम तो 20 लाख में हो जाएगा। तो मैं क्या पब्लिक इशू ला सकता हूँ? नहीं। नहीं ला सकता, मैं एलिजिबिलिटी से बाहर हो गया। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ सेबी ऑब्जर्वेशन लेटर इज ओनली कितने मंथ? 3 मंथ। द कंपनी हैज टू ओपन इश्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। मीन्स अभी ये बात मैंने जब हम लोग अब आईपीओ प्रोसेस पढ़ रहे थे तो मैंने कितना समय बताया था इसके लिए? 6 मंथ 6 मंथ बताया था, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन पीरियड जो है 3 मंथ है, यानी 3 मंथ के अंदर आपको क्या लाना पड़ेगा? आईपीओ लाना है, ओपन इश्यू लाना पड़ेगा। इसे ठीक है, लाना है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग एनी ऑफर डॉक्यूमेंट नोटिस टू सेबी इन केस ऑफ द, यानी अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि भाई आप लोग पैसा लगा लो, तो मुझे पब्लिक इशू लाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे को सेबी के साथ ये सब एग्रीमेंट करने की जरूरत है। क्लियर हो गई बात? जी सर। इन क्यूआईपी द मर्चेंट बैंकर हैंडलिंग, अब बात आती मर्चेंट बैंकर कौन है? जो किसी भी कंपनी के लिए पब्लिक इशू लाने में मदद करते हैं, एडवाइजिंग करते हैं, पूरा प्रोसेस कराते हैं। द इशू हैज टू फाइल ए कॉपी टू द प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट विद सेबी पोस्ट अलॉटमेंट फॉर रिकॉर्ड पर्पज। ठीक है, जब क्यूआईपी आप लाएंगे तो आपको सेबी में ये तो नहीं बताना, ऑफर डॉक्यूमेंट तो नहीं देना है, लेकिन क्या करना है, वो मर्चेंट बैंकर जो है वो एक कॉपी प्लेस करेगा, किसको? सेबी को, पोस्ट अलॉटमेंट। पोस्ट अलॉटमेंट का मतलब कि भैया इतना इतना पैसा इन लोगों ने दिया है, ये आपके पास रिकॉर्ड रख लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? जी सर। आगे, द मर्चेंट बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड इंटरमीडियरीज who are required to display due diligence and ensure that all the requirement of DIP, अभी DIP हमने पढ़ा था ऊपर। DIP क्या फुल फॉर्म था DIP का? कहाँ गया? क्लोजर्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। हाँ ठीक है, ये ऊपर आया था ना, ये कहाँ चला गया? DIP ये है, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, DIP। तो उसने बोला कि DIP के अकॉर्डिंग करना है हमको काम। आर कंपाइल्ड विथ while submitting the draft offer document to the SEBI. Any non-compliance on their part attract a penal action from SEBI. In terms of SEBI merchant banker regulation, the draft offer document filed by the merchant banker is also placed on the website for public comment. अब देखो इसने एक बात बोली, जब मर्चेंट बैंकर है जिसके लिए वो इशू ला रहा है, वो सारी चीजें सेबी में डालेगा ऑफर डॉक्यूमेंट में, और पब्लिक कमेंट है, पब्लिक शिकायत करेगी कि नहीं इसने एक कंपनी उस नाम से खोली थी, उसका पैसा लेके डूब गया, भाग गया है, फिर नया कंपनी खोल लिया, तो सेबी उसको वो नहीं करेगी। ठीक है, ऑफिशियल ऑफ सेबी एट वेरियस लेवल एग्जामिन द कंप्लायंस एंड DIP गाइडलाइन इंश्योर। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसा रूल रेगुलेशन उसको पूरा फॉलो कराने की कोशिश करते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स प्रोस्पेक्टस, अब यहां बात आई ऑफर डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट में बताई हैं, आपको याद आ रही है एक बात? जी। यहां हम लोग कैसा सर। पढ़ रहे हैं, जो JIB एग्जाम में पूछता है। इन केस ऑफ पब्लिक इशू और ऑफर फॉर सेल और लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू, तो ये बोल रहा है कि अगर राइट इशू आ रहा है तो उसमें आता है लेटर ऑफ ऑफर। ठीक है, विच आर फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। तो जो प्रोस्पेक्टस होता है पब्लिक इशू के मामले में कहां और देना पड़ता है? स्टॉक एक्सचेंज को, ROC और में किसको देना पड़ता है?
आरओसी को, और उससे पहले और किसको उसी देना को पड़ता है? सेबी को। सेबी को। जब सेबी सेबी को का पीरियड खत्म हो जाता है तब वो दोनों चीजें, दोनों जगह भी वो चीजें डाल दी जाती है, उससे पहले नहीं डाली जाती है, क्योंकि आरएचपी जो है अप्रूव्ड होने के बाद बनता है ना। एन ऑफर डॉक्यूमेंट कवर्स ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी होता है वो होता है सब, ठीक है। अब एक पॉइंट आ गया पे, अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मींस द ऑफर डॉक्यूमेंट इन ए ड्राफ्ट स्टेज, यानी कच्चा। द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आर फाइल्ड विद सेबी एटलीस्ट 21 डेज। मैंने यहाँ पे कितना बताया था आपको? 21 ही बताया था 21 ही 21 बताया days ही था, बताया था सर। 21 ही बताया, ठीक है, 21 बता कि 21 डेज तक वहां रहता है। और ये कभी कभी मुझसे गलत क्यों हो जाते हैं ये पॉइंट, कोई आंसर कर सकता है? ये फैक्ट है, चेंज होते रहते हैं बस। ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी वो जो हमारा था वो 50 लाख का कितना हो गया, वो 10 करोड़। 10 10 crores। करोड़, 10 करोड़। ठीक है। 20 days prior to filing of offer document with ROC and SES, SEBI may specify changes, if any, in the draft offer document and issuer led to। तो वो क्या बोला कि जो लीड मर्चेंट बैंकर है, अगर उसे कोई लगता है सेबी को बदलने को, तो बदलवाता है उससे, कहता है ये चीज चेंज करो, ठीक है। सेल कैरी आउट सच चेंजेस इन द ड्राफ्ट, और वो कहता है इस चीजों को बदल दो आप वहां पे। द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल ऑन, किसकी वेबसाइट पे रहता है? सेबी की। सेबी। और सेबी की अप्रूवल के बाद website कहाँ पहुंच जाता है? आरओसी और पे, स्टॉक एक्सचेंज में। आरओसी की साइट पे। अच्छा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या चीज होती है? अ प्रोस्पेक्टस which does not have detail of either price or number of share or अमाउंट ऑफ इशू। अमाउंट तीन ऑफ चीजें में से कोई भी एक चीज उसमें से गायब हो सकती है। मींस क्योंकि जब इशू आता है तो वो प्राइस ना बोल के अमाउंट बोल सकता है, अमाउंट ना बोल के प्राइस बोल सकता है, और वो ऐसा बोल सकता है कि मुझे जो है 10 लाख शेयर देने हैं, 10 रुपए का एक देना है, तो इंटू कर लीजिए, अमाउंट बन जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। This means that in case of price is not disclosed, the number of share and the upper and lower price bands are disclosed। तो उसने क्या करा, अगर वो प्राइस नहीं दे रहा है तो मैंने आपको बताया था अपर लोअर बैंड बताता है वो। यस सर, कैप हाँ सर 20% डिफरेंस जो 20% का बताया था, कैप ठीक है। ऑन द अदर हैंड एन इशूअर कैन स्टेट द इशू साइज एंड द नंबर ऑफ शेयर आर डिटरमाइन, वो बाद में तय कर सकता है। एन आरएचपी फॉर एफपीओ कैन बी फाइल विद द आरओसी विदाउट द प्राइस बैंड। तो बोला एफपीओ अगर आ रहा है तो एफपीओ में विदाउट प्राइस बैंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कोई आंसर दीजिए मेरे को। एफपीओ विदाउट प्राइस बैंड क्यों सबमिट किया जा सकता है? तो प्राइस तो पहले ही पता रहता है ना एफपीओ में। पता रहता है, वेरी गुड, क्योंकि वो लिस्टेड है पहले से, सबको पता है वो इतने तो का शेयर है, पहले से लिस्टेड है। ठीक है। और प्राइस, जो प्राइस बैंड वाली जो बात थी कल भी मैंने बताई थी, लोग अपना प्राइस डिस्कवरी करते हैं कि हो सकता है पब्लिक हमारा कितने में खरीद ले। तो यहां बोलता है देखो, इन सच केस द फ्लोर प्राइस और द प्राइस बैंड विल बी नोटिफाइड बाय वे ऑफ एन एडवर्टीजमेंट 1 day प्रायर ऑफ द ओपनिंग ऑफ द इश्यू। जिस दिन ओपन होगा ना होगा इश्यू, उससे एक दिन पहले वो प्राइस बैंड बताएगा। इन द केस ऑफ बुक बिल्ट इश्यू it is a process of price discovery and the price cannot be determined until the bidding process is complete। दोनों बातें आ गई। वो कहता है कि जब प्राइस बैंड नहीं है तो एडवर्टीजमेंट जो हमारा पब्लिक इशू आता है उससे एक दिन पहले वो प्राइस कहता है भाई आपको इतने का मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर बुक बिल्ड इशू है जिसमें वो अपनी वो वैल्यू आपसे डिसाइड करवा रहा है, तो उसके लिए बोल रहा बिडिंग प्रोसेस से जो भी तय होगा वो मिल जाएगा।
सच डिटेल्स आर दस नॉट शोन इन RHP और ROC, क्योंकि वो हमें खुद ही नहीं पता क्या प्राइस होंगे उसके। ओनली ऑन कंप्लीशन ऑफ बिडिंग प्रोसेस द डिटेल्स फॉर द फाइनल प्राइस आर included in the offer document. The offer document filed thereafter with the article. और जब हम ROC में डाल देते हैं तो उसको ड्राफ्ट की जगह क्या नाम दे देते हैं उसको? प्रोस्पेक्टस। मतलब प्रॉपर प्रोस्पेक्टस हो गया, उससे पहले वो ड्राफ्ट था। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में बोलता है देयर इज नो प्राइस फॉर्मूला स्टिपुलेटेड बाय सेबी, सेबी डज नॉट पे एनी रोल ऑन द प्राइस फ्लक्चुएशन। मतलब आप अपने शेयर का क्या प्राइस रखेंगे सेबी को कोई मतलब नहीं, आप रखिए, पब्लिक लेना चाहेगी तो लेगी, नहीं लेगा तो नहीं लेगी। द कंपनी एंड मर्चेंट बैंकर आर हाउएवर रिक्वायर्ड टू गिव फुल डिस्क्लोजर ऑफ द पैरामीटर विच दे हैव कंसीडर वाइल। तो ये बोलता है कि जो भी मर्चेंट बैंकर है वो सेबी को बताएगा कि प्राइस तय करने के लिए हमने कौन सा टेक्निक यूज किया हुआ है। देयर आर टू टाइप ऑफ इश्यू, वन वेयर कंपनी एंड LM का मतलब लीड मर्चेंट बैंक, लीड मर्चेंट बैंकर, ठीक है, फिक्स ए प्राइस कॉल्ड फिक्स प्राइस, वो पहले से अगर तय करेंगे तो फिक्स प्राइस। और अदर वे वेयर द कंपनी एंड LM स्टिपुलेटेड फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड, वहां पे कौन डिसाइड करेगा? मार्केट। लीव इट टू मार्केट फोर्सेस, लोग डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग कितने का प्राइस करना चाहते हैं वो करेगा। An issuer of the company is allowed to freely price the issue. The basis of the issue price is disclosed in the offer document, where the issuer discloses in all detail about the qualitative and quantitative factors justifying the price. तो ये बोला कि जो issuer कंपनी होती है उसको फ्री कर रखा, प्राइस कितना ही रखो, लेकिन वो डिस्क्लोज करती है कि मैंने प्राइस कैसे तय किया। The issuer company can mention a price band of कितने परसेंट? 20%. Price band should not be more than 20% of the floor price. ठीक है। In the draft offer document file the SEBI, ये सब कुछ हो गया, आगे बढ़ो। अब आता है book building means a process undertaken by which demand for security proposed to be issued by corporate body is elicited and build up, and the price of the security is assessed on the basis of the bids obtained. तो ये बातें हम कई बार पढ़ चुके हैं कि बुक बिल्डिंग का मतलब क्या है कि आप किससे प्राइस करवा रहे हैं? पब्लिक से, वो जितना चाहे। ठीक है। इन 100% in a 100% of net offer to public through voluntarily book built issue allotment of different category। तो ये कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि जो प्रोसेस होता है उसमें जो कोटा होता है वो 35, 15 और 50 के रेशियो में होता है। इन केस ऑफ द कंपलसरी बुक कोटा वेरी कर सकता है या सबके लिए सेम ही होता है? इसमें क्या करते हैं, रिटेल और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल को पहले अगर उनका काम हो गया और शेयर बचे हुए हैं, ठीक है, या उन्होंने कम अप्लाई किया हुआ है, तो बाकी कोटा दूसरे को दे देंगे। अगर मान लिया तो ये सर पहले रिटेल फिक्स हो इन्वेस्टर जाता है या केवल बाद में 10% है, नहीं ये इनिशियल IPO में है, ये तो उसके बाद वो अपना बेच सकता सारा। IPO में ही पहले फिक्स हो जाता है। हाँ, जो भी आपका ऑफर आएगा बुक बिल्ट इश्यू में, उसमें पहले से ही तय है। लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर आया ही नहीं तो किसको मिलेगा? दूसरे को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर वो आ गया तो पहले उसको मिलेगा और नहीं आया तो तब दूसरे को दे देंगे। अच्छा, इन केस ऑफ कंपल्सरी बुक बिल्ट इश्यू द प्रोपोर्शन अलॉटमेंट शैल बी, इसमें क्या है, QIB के लिए कितना परसेंट है? 75। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए कितना है? मोर देन 15% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक। ठीक, इसमें एक चीज देखिएगा कि 75 और 15 90 हो गया, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितना हो गया? 10%। यानी उसका जो कोटा है, जो रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा है, उस कोटे को उन्होंने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। 35 से कितना परसेंट कर दिया?
10%। ठीक है, और ऐसे ही सर ये फिक्स क्लियर प्राइस। नहीं हुआ। अच्छा, एक बात देखो, इस लाइन को पढ़ो पहले। इन 100% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक थ्रू वॉलेंटरली बुक बिल्ट इशू, एक वॉलेंटरली नाम दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, कंपलसरी। वॉलेंटरली बुक बिल्ट इशू में जो हमने कल बात करी थी 35, 15 और 50 की, वो है। लेकिन कंपलसरी बुक बिल्ट इशू में द प्रोपोर्शन ऑफ अलॉटमेंट शैल बी एज अंडर। आप केवल दो वर्ड याद रखिए, वॉलेंटरली में वो है जो हमने कल बात किया था, ठीक है, और कंपलसरी में क्या हुआ, किसका कोटा बढ़ा दिया है कंपलसरी में, QIB का QIB 75 कर दिया, ठीक है, और ये जो 35 था उसका कितना कर दिया है, 15 कर दिया, और 15 वाले का कितना कर दिया, 10। और थर्ड आया आपका फिक्स प्राइस वाले में कि भैया बुक बिल्डिंग नहीं है, फिक्स प्राइस है, तो उसमें क्या है, मिनिमम 50% ऑफ द नेट ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक सेल इनिशियली बी मेड अवेलेबल फॉर द रिटेल। कितना, फिक्स प्राइस वाले में बोला है कि 50% आप किसको दोगे, रिटेल इन्वेस्टर को। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया, देखो जो बिडिंग वाला है ना, रिटेल इन्वेस्टर, जैसे दोस्तों ने बात करी, कल पेटीएम का आईपीओ आ रहा है और उन्होंने जो है 80 से लेकर के 96 तक का रेंज दिया है, और आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि हम लोग कितना बिड करेंगे, 96। और वो जो बिड कर रहे हैं, क्या उसके पास कोई एनालिसिस है इसका, नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं नहीं कि लेना तो है ही हमको, कैसे भी लेना, तो 96 लगा दो। यानी वो असेसमेंट सही नहीं कर पाते, इसलिए उनको बोला कि फिक्स वाले प्राइस में ज्यादा कोटा कर दिया उनका, क्योंकि फिक्स प्राइस में बिडिंग का तो चक्कर है ही नहीं, जो सबको मिल रहा वही आपको मिलेगा। तो आप ध्यान रखना, फिक्स वाले में 50% इनको मिलेगा। द बैलेंस नेट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी पब्लिक शैल बी मेड अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट, किसके लिए, इंडिविजुअली एप्लीकेंट अदर देन RI। कौन होते हैं ये, HNI, कल बताया था ना, हाई नेट वर्थ अदर इन्वेस्टर इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट, ये सब जो QIB वगैरह होते हैं। तो फिक्स प्राइस वाले में 50% पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी, रिटेल इन्वेस्टर को। अब रिटेल इन्वेस्टर कौन है, जिसका 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किसमें है, सिक्योरिटीज में, ठीक है, पुरानी बुक में 1 लाख था, अब 2 लाख आ गया है, ठीक है। QIB कौन होता है, तो QIB के बारे में बात करते हैं। QIB बोला क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, और जो ये QIB होता है, इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशन है, जो लोग अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, एक्सपर्ट हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको QIB का दर्जा मिल जाता है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या बोला, एन इन्वेस्टर अदर देन QIB और ए RIL, ठीक है। टिपिकली दिस कैटेगरी इंक्लूड RI है, रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है। दिस कैटेगरी इंक्लूड द, मैंने बोला ना HNI बोलते हैं इसको, लेकिन इसके साथ कौन लोग और हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज और हैं इसके साथ, ठीक है। आगे इंटरमीडिएट और इंश्योर, तो यहां पे एक बात आई कि प्राइमरी मार्केट में कौन कौन लोग बीच में आते हैं, तो इसमें बोला मर्चेंट बैंकर टू द इश्यू और बुक रनिंग लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर, रजिस्ट्रार, बैंकर्स टू द इश्यू, ऑडिटर, अंडरराइटर, सॉलिसिटर आदि। तो अगर पूछें प्राइमरी मार्केट में कौन कौन लोगों का चर्चा होती है, तो कौन कौन है, मर्चेंट बैंकर हैं, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, सिंडिकेट मेंबर्स हैं जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, रजिस्ट्रार है जो इश्यू के लिए पूरा प्रोसेस करता है, बैंकर उस इश्यू के लिए वो बैंकर कि भैया हम आपका एक अकाउंट खोलेंगे वहां सारा पैसा आएगा, ऑडिटर, अंडरराइटर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी मार्केट में कौन लोग मेंबर नहीं होते, ठीक है।
बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, इसमें कौन है? अब मर्चेंट बैंकर पजेसिंग ए वैलिड सेबी रजिस्ट्रेशन, जिसके पास होगा और मर्चेंट बैंकर की तरह होगा, उसको हमने BRL में। सेफ्टी नेट, बहुत अच्छा पॉइंट है। सेफ्टी नेट में क्या होता है कि कई लोग शेयर ले लेते हैं, आपने दोस्त के कहने से शेयर ले लिया, ठीक है, अब ले तो लिया, बाद में आपको अफसोस हो रहा है, तो इसमें एक बाई बैक और सेफ्टी नेट देते हैं। इनके लिए सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के लिए या इंडिविजुअल एलआरटी के लिए। वो क्या कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर अपना जो शेयर लिया था उसको कंपनी को वापस सेल कर सकते हैं, और ये 6 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा, यानी किसी के बहकावे में आके आपने ले लिया, ठीक है। तो एनी सेफ्टी नेट स्कीम फॉर और बाईबैक अरेंजमेंट of the share proposed any public issue shall be finalized with an issuer company with the lead bank merchant manager in advance and disclose in the और वो उसमें पहले से बताएगा प्रोस्पेक्टस में, जैसे होता है ना बाई बैक स्कीम होती है, आपने कुछ खरीदा 10 दिन तक आप वापस कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो ये किसके लिए स्कीम है? सिर्फ इंडिविजुअल एलओटी के लिए है। वो 6 महीने तक चाहे तो अपना शेयर क्या है कंपनी को वापस कर सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ प्राइस क्या होता है? तो कट ऑफ प्राइस में जो बोला कि प्राइस बैंड में जो मैंने कल बताया था कि जितने लोगों में वो पूरा पैसा आ जाता है मैक्सिमम से, ऐसे बताया था ना, लोग बिडिंग कर रहे हैं, तो जो पता लगा कि सबका मिला करके यहां पर हो गया, तो उसके हिसाब से उसको कट ऑफ प्राइस डिसाइड किया जाता है। दिस इज डिसाइडेड बाय द इश्यूअर एंड लीड मर्चेंट आफ्टर द कंसीडरिंग द बुक एंड इन्वेस्टर एपेटाइट फॉर द स्टॉक, कि वो कितना लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ठीक है। आसबा के बारे में कुछ भी पढ़ना नहीं है, सिंपल ये बात है कि आप जो शेयर खरीदने के लिए पैसा लगाते हैं उसके लिए आपको पैसा भेजना नहीं पड़ता, सिर्फ बैंक क्या करता है, आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि हमने इतना पैसा लियन पे लगा दिया। जैसे किसी ने 20,000 के लिए अप्लाई किया तो 20,000 पे वो बैंक से क्या लगवा लेगा अपने अकाउंट पे? आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। और अगर आपको इशू होगा तो बैंक इतना पैसा आपका डेबिट करके कहां भेज देगा? कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, हाँ। और अगर नहीं इशू होगा तो आपका वो लियन हटा देगा। फायदा ये होगा कि आपको उस दौरान ब्याज मिलेगा, ठीक है। SEBI has specified the investor who can apply through ASBA. In public issue, all the investor could apply through ASBA. All right issue, all shareholder of the company on record date were permitted to use ASBA for making application provided. ठीक है, क्या बोला? कौन कौन कर सकते हैं? Is holding shares in dematerialized form and has applied for entitlement or additional shares to issue. यानी यहां पर लिखा हुआ कि अगर उसके पास कुछ पहले से शेयर हैं या वो अप्लाई करता है या उस और खरीदना चाहता है। दूसरा, हैज नॉट रिनाउंस्ड इट्स एंटाइटलमेंट इन फुल और पार्ट। इज नॉट अ रिनाउंस, इसका वर्ड अभी मेरे को क्लियर नहीं है, इसका मतलब क्या है? हैज नॉट रिनाउंस्ड इट्स एंटाइटलमेंट इन फुल और पार्ट, इज नॉट रिनाउंस, ये अभी मेरे को क्लियर नहीं है, ठीक है। केवल यह है कि इन पॉइंटों को एग्जाम में आएगा तो रिनाउंस वर्ड है, ध्यान रखें। हु इज अप्लाइंग थ्रू ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स इन बैंक अकाउंट विद, तो ये हमने पहले बता दिया, वो क्या करता है? अपने फंड को क्या करता है? ब्लॉक करता है अपने अमाउंट। एडवांटेज यही है कि उसको क्या है, मनी बैक के लिए झंझट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। रिफंड के लिए कोई उससे दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उसने पैसा भेजा ही नहीं, उसको उसमें इंटरेस्ट अर्न होता है और एप्लीकेशन सिंपली हो जाती है। इन्वेस्टर डील्स विद द नॉन इंटरमीडियरी, तो वो उन्हें पता रहता है कि अपने बैंक से कर रहा है और पैसा उसका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। क्यूआईपी के लिए मैंने बता दिया था, जब कोई कंपनी शेयर बेच रही है और शेयर बेचने में वो क्या कह रही है कि हम केवल इंस्टीट्यूशन को ही देंगे, तो उसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होना, और ये किसको मिलता है? क्यूआईबी को। किसको मिलता है? क्यूआईबी को। ये पहले बात हो चुकी है हमारी, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा नया दिख रहा है, इसको देख लेते हैं।
द complications associated with the raising capital in the domestic market had led many companies to look at tapping overseas market। तो इसने बोला हुआ कि कई कंपनियां जब इंडिया में उसको बजट नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिल पाता, तो वो कहां से उठाती हैं पैसा? जीडीआर से। आप उस क्लास में थे जब एडीआर जीडीआर बताया था? किसी को याद? हाँ सर, जीडीआर से शेयर मार्केट के थ्रू दूसरे उस बैंक लेते हैं जब ना। हमने फाइनेंशियल सिस्टम में टॉपिक लिए थे तो उसमें हाँ, एक हाँ। टॉपिक में एडीआर जीडीआर, मेरे ख्याल से दूसरा यूनिट था या तीसरा था, कौन सा था? किसी एक यूनिट में था ना एडीआर जीडीआर। यस सर। ये है पेज नंबर 33 में। विदेश में जाके जो हाँ 32 33 में। तो यहाँ यही बोल रहा, अगर उसको यहाँ से भरपाई नहीं होगा तो कहाँ से लेगा पैसा? विदेश से लेगा। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट आ गया, लगभग खत्म होने वाला है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है? 1992 में बना था, 4 अप्रैल से इसने काम शुरू कर दिया, एक बोर्ड बनाया। ठीक है, और उसके फंक्शन क्या है? इसमें देखो एक कॉमन चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक तो सबसे पहली बात है, किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए इंस्पेक्ट करना, नोटिस भेजना, इंक्वायरी करना, रिटर्न मांगना, ये सारी चीजें, उसके साथ साथ आपके जो अभी कुछ नाम बोले थे हमने, कौन बोले थे? ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, ये जितने भी नाम हमने पीछे बोले, उन सबको क्या करता है? रजिस्टर करता है। और उसके साथ साथ क्या करता है? रेगुलेट करता है। जो ये लोग तो हेल्प करने वाले हैं, इंटरमीडियरीज हैं, लेकिन ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कौन है? डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन, ये सब लोगों को कंट्रोल करने का काम जैसे आरबीआई काम करता है, ऐसे ही सेबी अपने लोगों के मतलब का काम करता है। और इन्वेस्टर की एजुकेशन पे बात है। कोई बता सकता है सेबी की पंचलाइन क्या है? बोलो। क्या लिखा हुआ? इन्वेस्टर का टारगेट, हर इन्वेस्टर की ताकत। ताकत। ये जो आपने टारगेट बोला, ये आपका परसेप्शन है। परसेप्शन वाले ऐसा लगता है ये लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है, इसका आप कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हैं कि भैया कि वो किस किस पे नकेल कर सकता है, किस किस को कंट्रोल कर सकता है। वो सारी पावर किसको है? सेबी को। इंस्पेक्ट करना, ये करना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका ये 3 नंबर वाला। सेबी को एक ताकत और है। आपको पता है सेबी ने किसी पर, ये सहारा वाला जो केस है, ये केस किसने फाइल किया था? सेबी ने। सेबी की भी अपनी एक कोर्ट है। उसने कोर्ट में सहारा को बुलाया, आया नहीं। तो ये लिखा हुआ देखो, इसको पावर है जैसे कि एक सिविल कोर्ट को होती है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत क्या करने की? सम्मन करने की, इंस्पेक्ट करने की, उसको अटेंडेंस इन्फोर्स करने की, उसकी बुक रजिस्टर को चेक करने की, उसको कुछ दंड देने की। दिख रहा है सारा है? तो सेबी के साथ डिस्प्यूट हुआ था। जो इन्वेस्टर लोग थे उन्होंने सेबी में शिकायत की कि उसका पैसा वापस नहीं कर रहे, तो वो समय। ठीक है, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, हल्का सा सही तौर पे देख लीजिएगा। थोड़ा सा इश्यू ये है कि थोड़ी देर बाद हमारी सीआईबी क्लास होगी, है ना? ठीक है, थोड़ा सा एक पेज अगर रह गया तो आप इसको देख लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे या छोड़ देंगे? पढ़ लीजिएगा, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे विशेष। 2-3 पेज है, 2 पेज रह गए। अगर आपको इससे रिलेटेड एक भी मार्क्स छोड़ना नहीं है तो। और इसके साथ साथ एक और है कि
ये जो टॉपिक था हमारा आपकी एक जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इन 2 क्लासेस से आपको शेयर मार्केट का आइडिया हुआ होगा। और इसके बाद हम जब म्यूचुअल फंड वाली क्लास लेंगे, अगला यूनिट जो है, तो वो आपको सीक्वेंस में अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और पढ़ लीजिएगा, 2 पेज रह गए हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा हमको। यस सर। श्योर सर। Thank you, sir. इसके बाद के क्वेश्चन